नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसके वो इतिहास क्या है, इतिहास कैसे याद करें, ये दो टॉपिक क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हो चुके हैं। अब आगे इससे आगे अगर बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं, इतिहास को किस तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो इसके अध्ययन के सिर्फ दो प्रकार के स्रोत होते हैं। इनमें एक होता है साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में जो आता है, अगर आप साहित्यिक स्रोतों में देखो तो साहित्यिक स्रोत थोड़े विस्तृत हैं, तो उसमें इसके बाद तो पहले पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में कुछ नहीं आता। पुरातात्विक स्रोतों में जो आते हैं जितनी भी उत्खनन सामग्री, जैसे आप बोल सकते हो कि सिक्के, मूर्तियां, मृदभांड और अभिलेख, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं जिनके आधार पर आप इतिहास के अध्ययन कर सकते हैं। कि अगर आपको कहीं से अगर आपको सिक्के प्राप्त होते हैं तो उसके आधार पर उस काल की आप अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं, उस काल की बाजार व्यवस्था, उस काल के जो बाट माप प्रणाली और ये सब था, ये क्या है, ये सब सिक्कों के आधार पर आप पूरे आकलन कर सकते हो, पूरा अध्ययन कर सकते हो कि किस प्रकार की सभ्यता रही है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, उसकी कल्चरल और उसका सोशल क्या वो रहा है। वो सब आप सिक्कों के, मूर्तियों, मृदभांड, अभिलेख, जितने भी प्रातात्विक स्रोत हैं उन पर। और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक अगर माना गया है इतिहास के अध्ययन में तो वो पुरातात्विक स्रोतों को ही माना गया है। साहित्यिक स्रोतों को इतना ऑथेंटिक या इतना प्रमाणिक नहीं माना गया है। पुरातात्विक स्रोतों को पूरी तरह प्रमाणिक माना गया है, क्योंकि ये जितने भी प्रातात्विक स्रोत होते हैं उनमें ज्यादातर समकालीन होते हैं। इनमें चेंजिंग वगैरह जो परिवर्तन होते हैं बाद में, जैसे होता है ना कि बाद में अगर किसी ने परिवर्तन करने की कोशिश करी, तो इनमें थोड़े बहुत बहुत ही कम स्तर पर आप चेंजिंग कर सकते हो। बाकी अगर अब आ जाओ साहित्यिक स्रोतों पे, तो साहित्यिक स्रोतों का आप ये रहेगा कि साहित्यिक स्रोतों में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देसी साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं विदेशी साहित्यिक स्रोत। अगर देसी साहित्यिक स्रोत देखेंगे तो देसी साहित्यिक स्रोतों में आपको दो प्रकार के, अब इनको भी आगे दो प्रकार में विभाजित किया गया है कि कुछ धार्मिक देसी साहित्यिक स्रोत हैं और कुछ धर्मनिरपेक्ष देसी साहित्यिक स्रोत हैं। तो इनमें भी अगर आगे जिस तरीके से होगा तो आगे आपको, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो आपको ये सब साफ कर देता हूं मैं, आपको उसी तरीके से आगे करवाया जाता है। एक मिनट बस। तो सबसे पहले अब आप आगे देसी साहित्यिक स्रोत, अब जो देसी साहित्यिक स्रोत हैं उनमें भी दो प्रकार में विभाजित किया गया है। उसमें कुछ धार्मिक देसी साहित्य हैं, तो धार्मिक हो गए धार्मिक स्रोत, और कुछ हो गए धर्मनिरपेक्ष तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं उनमें क्या आएगा, जिनसे जो धर्म से संबंध रखते हैं, जो धर्म से औपचारिक वो रहता है, उसमें आता है। तो इसमें आप एक आ जाएगा बौद्ध साहित्य आ जाएंगे, बौद्ध साहित्य, और बौद्धों के साथ में जैन साहित्य आ जाएंगे,
जैन साहित्य, और बौद्ध और जैन आगे, तो अब इसमें ब्राह्मण साहित्य को और जोड़ दिया जाएगा। ये हो गए धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अब धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ब्राह्मण साहित्य ये आ गए। और धर्मनिरपेक्ष जितने भी हैं, धर्मनिरपेक्ष में क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष में वो आएगा जिन्हें धर्म से कोई ज्यादा वो नहीं होगा। अगर धर्मनिरपेक्ष में देखा जाए तो उस समय में ऐसे कौन से साहित्यिक स्रोत है जिसे धर्मिक निरपेक्ष साहित्यिक स्रोतों में अगर मानना पड़े तो आप मान सकते हो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अच्छा, संगम साहित्य जितने भी हैं वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। संगम साहित्य हो गई, संगम साहित्य, इन्हें भी धर्मनिरपेक्ष में ले लिया जाएगा। और कलहण की राजतरंगिणी, ये भी एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। कलहण की राजतरंगिणी। अब जितने भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं, इनसे क्या है, इनमें धर्म का, अब जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसे अर्थशास्त्र की इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें अर्थशास्त्र का कोई वो नहीं है। ये एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है जिससे शासन किस तरीके से चलाया जाए, ये सब इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बताया गया है। उसी प्रकार विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस का भी इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। संगम साहित्य है तो अपने उसी आधार पर किस तरीके से हो, तो उसमें भी धर्म का कोई जिक्र ज्यादा नहीं होता। तो एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इनको ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी वो पुस्तकें हैं उन सबको रखा गया है। अब ये हो गया देसी साहित्यिक स्रोत। अब आप आ जाइए, अब देखते हैं हम विदेशी साहित्यिक स्रोतों में क्या रखा गया है। तो अब विदेशी साहित्यिक स्रोतों में आपको बता दूं, थोड़ा डिजिटल बोर्ड की आदत थोड़ा कम है, तो साथियों आप समझ जाओ कि थोड़ा बहुत तो ये सब अब आपको झेलना ही पड़ेगा अगर शुरुआत करी है तो। अब आ जाओ विदेशी साहित्यिक स्रोत। विदेशी साहित्यिक स्रोतों में क्या आएगा लगभग कि जो विदेशी लेखक या जितने विचारक या कोई जो भ्रमण करने आया उसका कोई वृत्तांत होगा, वो सभी तो आएंगे विदेशी साहित्यिक स्रोतों में। और क्या आएगा? तो विदेशी साहित्यिक स्रोतों में जैसे फाहियान का विवरण, ह्वेनसांग का विवरण, इत्सिंग का विवरण, ये सब आ गए। जैसे फाहियान का विवरण, एक सेकंड, फाहियान का विवरण एक बार ह्वेनसांग का विवरण, मेगस्थनीज का विवरण, इत्सिंग का भी लिख सकते हो आप, इत्सिंग का विवरण, ये जितने भी विदेशी यात्री हैं उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत या कोई जो अपना विवरण के किस तरीके से क्या शासन था, ये सब एक विदेशी साहित्यिक स्रोतों में आ जाते हैं। क्योंकि उनमें जैसे फाहियान आया था, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग था, और भी बहुत सारे हैं जिनका आप क्रमिक देख सकते हो कि जितने भी विदेशी यात्री आए या विदेशी जितने भी कुछ व्यापार करने के लिए आए, कुछ वैसे ही खोज के उसके लिए आए,
तो उन सब ने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा है उसी को आप विदेशी साहित्यिक स्रोतों में रख सकते हो। बाकी और तो क्या ही है विदेशी। और सबसे जो मेन वो बात है उसमें क्या है कि आप जो मुख्य अगर आप वो देखो तो विदेशी साहित्यिक स्रोत या पूर्णतः जैसे पर्टिकुलर अगर आप साहित्यिक स्रोतों में जाए तो इन्हें एक द्वितीयक माना जाता है, क्योंकि इतिहास का जो प्रमुख वो है इसमें भी ऐसा होता है कि साहित्यिक स्रोतों में आप छेड़छाड़ कर सकते हो। साहित्यिक स्रोतों में भी अगर आपको देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, चलो ये साफ कर देता हूँ। अब आप जब स्टार्ट हुआ है तो अब आपको साहित्यिक स्रोतों का भी बता दूं कि साहित्यिक स्रोतों में भी दो प्रकार के होते हैं। एक अलग तरीके से अगर आप वैसे वैसे देखा जाए तो जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, ये भी दो प्रकार की अगर देखा जाए तो आपके एक होता है प्राथमिक साहित्यिक स्रोत होते हैं प्राथमिक, और एक होते हैं द्वितीयक। एक विभाजन इस प्रकार का भी किया गया है कि साहित्यिक स्रोतों के अंदर भी आपको दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, एक प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक हो गया। अब आप कहोगे कि गुरुजी अभी तो आपने इस तरीके से समझा है, वो एक अलग ऑस्पेक्ट पर विभाजन किया गया है। एक इस तरीके से भी है कि आप प्राथमिक और द्वितीयक में भी ये विभाजित कर सकते हैं। अब जैसे प्राथमिक हो गए, ये हो गए प्राथमिक जितने भी हैं प्राथमिक साहित्यिक स्रोतों में, कि ये समकालीन हो गए, जितने भी समकालीन साहित्य लिखे गए उन सब को प्राथमिक साहित्यिक स्रोतों में रखा गया। और समकालीन होंगे तो ऑथेंटिक होंगे, उसकी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शासन प्रशासन या जितनी भी सब चल रही है राजनीतिक या कल्चरल जो कुछ हो वो सब समकालीन में ऐड हो किए होंगे। समकालीन अगर लिख रहा है तो कुछ तो सही लिखेगा, तो इन्हें प्राथमिक रखा गया। द्वितीयक वो होते हैं कि जो समकालीन नहीं होते, किसी को देख के समकालीन किसी लेखक के किसी पुस्तक पे या किसी अब उस पे आपको टीका जो लिखा जाता है बाद में, तो उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, या जैसे भाटों और उनका जो विवरण होता है, जो भाट अगर किसी का जो दरबारी साहित्य जैसे बोल सकते हो आप, दरबारी साहित्य को आप द्वितीयक में रख सकते हो। कि अगर दरबारी साहित्य है तो वो अपने जिस दरबार में रहेगा उसका गुणगान करेगा ही करेगा। उसी तरीके से आपको जिस तरीके से दरबारी साहित्य होगा अपने जो जो जिस दरबार में उसका गुणगान करेगा, और गुणगान ही नहीं करेगा, उसे इतना बड़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश करेगा कि जैसे इससे बड़ा कुछ था ही नहीं, इससे अच्छा इससे बड़ा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे इस तरीके को आप दरबारी साहित्य, या जैसे चारण भाट वाला, जैसे भाटों के द्वारा जो विवरण होता है, भाटों के द्वारा किसी का जो विवरण होता है वो भाटों वाला ये भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें चारण भाटों वाला ये भी काम होता है कि अब किसी को बढ़ा चढ़ाकर वो करना। और ये सब क्यों किया जाता है दरबारी साहित्य के, अच्छा अगर राजा खुश रहेगा तो उन्हें उपहार मिलता रहेगा, नए नए उपहार और ये सब जितनी भी। और गांव ऐसा होता था कभी कभी राजा इतना खुश हो जाता था अपनी प्रशंसा वो सुन के कि गांव के गांव दे दिए कि जाओ तुम्हें इस गांव का राजा वो मुखिया बनाया जाता, कि इस गांव का जमींदारी तक मिल जाती थी पूरे के पूरे। तो उसी आधार पर इसे द्वितीयक माना गया कि इसे थोड़ा ऑथेंटिक नहीं माना गया, कि जो दरबारी हैं वो क्या ही ऑथेंटिक होंगे, जो टीका लिखे हुए हैं वो बाद में लिखे गए। तो एक समकालीन को, इसमें साहित्यिक स्रोतों में भी समकालीन को ज्यादा प्रमाणिक माना गया है, और द्वितीयक को थोड़ा, जैसे द्वितीयक को तो द्वितीयक के स्तर पर ही मान लो, सेकेंडरी आप मान सकते हो उसे। तो बाकी मेन जो है वो पुरातात्विक स्रोत ही हैं। अब आप आगे आ जाओ तो मेन क्या है इतिहास को, अब आप ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि है ही टॉपिक थोड़ा बोरिंग। इसमें क्या साहित्यिक स्रोत जितने भी इतिहास क्या है, इतिहास को क्या कैसे याद करें, इतिहास को क्या किस तरीके से अध्ययन किया जाए, इतिहास को कैसे पढ़ा जा सकता है, ये सब आते हैं इसमें। तो अब आप ये सब हो गया, अब इसके बाद आप सीधे आप आ जाओ कि जो विभाजन किया गया है इतिहास का, जो विभाजन इतिहास का विभाजन अब इतिहास का विभाजन भी दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो जो सर्व प्रचलित है, जहां सब जैसे सर्वप्रिय या जो होता है सबसे ज्यादा फेमस है जो एक तरीका,
वो होता है कि समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर, आधार पर इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। अब समय के आधार पर आप इतिहास का विभाजन करोगे तो समय की अभी मतलब किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, तो समय के आधार पर इसे इतना प्रमाणिक नहीं माना जाता। तो समय के आधार पर इतिहास का विभाजन आप जितना करोगे, जितना वो फेमस भी समय वाला ही हुआ जाता। अगर आप देखोगे तो कोई भी कितने ईसा पूर्व या इतने ईसा पूर्व से लेके इतने ईसा पूर्व तक ये काल था, इतने तो वो अभी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। प्रमाणिक समय के आधार पर आप किसी इतिहास को आप इस तरीके से ऑथेंटिक या प्रमाणिक तरीके से तो आप वो ही नहीं कर सकते विभाजित। तो ये समय के आधार को इतना प्रमाणिक नहीं माना जाता है। अब आपको मैं बताता हूं कि जो प्रमाणिक माना जाता है वो है मेन कि लिपि के आधार पर, इतिहास का विभाजन लिपि के आधार पर किया गया, के आधार पर। तो जो इतिहास के जो विभाजन, इतिहास का विभाजन बोल लो या इतिहास के कालखंडों का विभाजन मान लो, तो ये सब लिपि के आधार पर किया गया। लिपि के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसी को, हाँ इसी को आप पाषाण काल भी बोल सकते हो। ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसी को आप पाषाण काल भी बोल सकते हो, पाषाण काल। ये वाला प्रागैतिहासिक काल, और एक आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, काल, और एक हो गया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो इतिहास का विभाजन था वो लिपि के आधार पर 3 प्रकार से किया गया। एक प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी बोल सकते हो आप, एक आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, और एक ऐतिहासिक काल हो गया। अब जो प्रागैतिहासिक काल था, इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं, इसमें लिपि का ज्ञान था ही नहीं। प्रागैतिहासिक में यही नहीं पता कि लिपि क्या है, तो फिर क्या ही इसका वो आप करोगे। इसका अगर किन स्रोतों से आप इतिहास का अध्ययन कर सकते हो। इस कालखंड का अध्ययन करने के लिए अगर लिपि का ज्ञान नहीं है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। एक ही वो बचा पुरातात्विक स्रोत। तो जो पाषाण काल है या प्रागैतिहासिक काल है, इसका जो अध्ययन किया जाएगा वो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही किया जाएगा, केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अध्ययन मान लो। तो प्रागैतिहासिक जब लिपि नहीं है तो केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। अब आ जाओ आद्य ऐतिहासिक काल में। अब इसमें लिपि का ज्ञान तो है, लिपि का ज्ञान तो है, लेकिन पढ़ा नहीं गया, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सका, मतलब मान लो पूरा। तो जब आप आते हो आद्य ऐतिहासिक काल में, तो लिपि का ज्ञान तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो उसका भी अगर कोई अगर पढ़ा नहीं जा सकता तो हो सकता है साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोत मिलने से क्या फायदा जब पढ़ा ही नहीं गया। तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान भी था, लिपि भी थी, और पढ़ा भी जा सकता था, पढ़ा भी गया। ये हो गया
ऐतिहासिक काल। तो इसे जो इतिहास का अगर एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं कि इतिहास का विभाजन लिपि के आधार पर तीन प्रकार से किया गया है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था, तो इसका अध्ययन अगर आप साहित्यिक स्रोतों में करना चाहो तो साहित्यिक स्रोतों में इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसका अध्ययन केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, तो उसका भी अगर लिपि का ज्ञान था और पढ़ा नहीं गया तो साहित्यिक स्रोतों मिले भी तो भी इतने इस तरीके से प्रमाणिक नहीं आता, क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो फिर किस तरीके से प्रमाणिक। और ऐतिहासिक काल में लिपि भी थी और पढ़ा भी जा सकता था। तो उसी आधार पर आप देख सकते हैं कि ये से इतिहास के विभाजन 3 पार्ट में है। चलो फिर अब आगे चलते हैं। ये सब हो गया। अब आपको बताऊं मैं कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसे भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। इसे भी अगर जैसे आप अभी आपके सामने आएगा कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। अब आप आ जाओ यहीं से प्रागैतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल या आप कह सकते हो पाषाण काल। पाषाण काल। अब इसे भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इसे भी जो पाषाण काल को भी 3 भाग में विभाजित किया है। एक हो गया पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पाषाण काल, और ये हो गया पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जिसे तीन भाग में विभाजित किया जा सकता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसमें भी पुरापाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको अगर आप देखोगे तो ये पुरापाषाण काल को भी आप एक बार, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल को भी निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न हो गया, ये मध्य हो गया और ये उच्च हो गया, उच्च पुरापाषाण काल। अब ये जो पुरापाषाण काल में भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, इन 3 पार्ट में जो विभाजित किया गया है, इसमें भी इस उच्च पुरापाषाण काल में जाकर आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस है, ये उच्च पुरापाषाण काल में जाकर होमो सेपियंस मानव का, वो आधुनिक मानव का जो कॉन्सेप्ट आता है, या जो जहां इसकी आधुनिक मानव की जो खोज की गई है, वो उच्च पुरापाषाण काल में जाकर की होमो सेपियंस पहुंचता है। अब जब मानव आ गया उच्च पुरापाषाण काल में, तो अब इन तीनों में जो पुरापाषाण काल के जो जितने भी जो पार्ट हैं, इनमें जब पुरापाषाण काल पाषाण पत्थरों का काल था, उसमें जब मानव रहेगा तो गुफाओं में, जंगलों में, ऐसी जगह रहेगा। जो पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे तो पेड़ पत्ते झाड़ वो सब, और निर्वस्त्र रहता होगा इस टाइम, तो कोई वो नहीं है, तो निर्वस्त्र कोई जब जान वो ही नहीं है, बुद्धि का विकास है नहीं,
कुछ है नहीं, तर्क है नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो इसमें इस काल में कुछ जो पत्थरों का जो पुरापाषाण काल था, इसमें गुफाओं में मानव रहता था, गुफाओं में चित्र बनाए। तो वही आजकल जो गुफा काल में चित्रकारी है, जैसे एक भीमबेटका हो गई, भीमबेटका की गुफा, जहाँ से सबसे ज्यादा पाषाण काल की जो जितनी भी वो मिली गई है, भीमबेटका की गुफा है। तो इसमें जैसे गुफा में चित्रकारी की गई है, वो सब पुरापाषाण काल वाला ही वो है कि उसमें जब मानव गुफा में रहेगा तो शिकार और ये सब करेगा, और उसमें चित्रकारी करी, उसी से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो सब निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड थे सब। तो ये जो पाषाण काल वाला भी आपका प्रागैतिहासिक काल वाला भी जो खंड है वो पूरा हो गया। अब आगे कल क्या स्टार्ट किया जाए, टॉपिक स्टार्ट किया जाए क्या? सोच रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं सर। चलो सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, और कल थोड़ा सा और रह गया है, तो इसका थोड़ा अलग अलग जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को थोड़ा समझ लीजिए कल, तो उसके बाद फिर सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, राधे राधे साथियों।